इस एलीट एकेडमी में एक अनकहा नियम था। असली रईस लोग मछली के गाल से निकला चांद जैसा नर्म मांस ही खाते थे। इसलिए जैसे ही कोई मछली की पीठ से बड़ा कौर तोड़ता, वो तुरंत गरीब साबित हो जाता। यह हाई सोसाइटी गेम टॉप 4 सिंडिकेट्स के वारिसों ने बनाया था, जहां हर साल 50 गरीब छात्रों को अमीर बनने का नाटक करने के लिए चुना जाता। समय सीमा ठीक 1 महीना। सफल हुए तो भारी कैश प्राइज, लेकिन जरा सी चूक पर 50 साल तक मुफ्त में काम। और मैं बस एक मामूली इंसान, नीचे से भी नीचे जीते हुए, हर दिन खाने और गर्म रहने के लिए जूझता। एक अजीब संयोग से खाना डिलीवर करते वक्त इस एकेडमी द्वारा चुन लिया गया। हाथ में सुनहरे किनारों वाला इनविटेशन लिए, घर पर बिस्तर पर पड़ी मां को याद करते हुए आखिर मैंने सिर हिला दिया और इस बेतुके खेल में कूद पड़ा। पहले दिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने अंदर उस ठंडी घमंडी रईसी आभा को जगा सकूं। एक किफायती लग्जरी ब्रांड का सूटकेस घसीटते हुए जब मैं गेट पर पहुंचा, तो वहां अमीर लड़के लड़कियों की भीड़ तमाशा देखने के लिए जमा थी। सबकी निगाहें उन अनाड़ी नकली अमीरों पर थी, जिनका वो मजाक उड़ाने वाले थे। कुछ तो शर्तें भी लगा चुके थे कि इस बार ये आम लोग कितने दिन टिकेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा सामने आया, मेरी आंखों की ठंडी अछूत सी रईसी ने सबका ध्यान खींच लिया। फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैं हल्का सा भौहें चढ़ाकर भीड़ और नीचे की कीचड़ भरी जमीन को देखता रहा। फिर बोरियत से कान खुजलाते हुए मैंने सामने खड़े एक अमीर लड़के की ओर इशारा किया और ठंडे लहजे में कहा, ए, अपनी जैकेट उतारो और यहां बिछाओ, मैं उस पर चलूंगा। मुझे अपने जूतों के तलवे गीले करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे ये कहते ही वो लड़का मुझे घूरता रह गया, पूरी तरह सदमे में। ये क्या बकवास है? ये आदमी तो हद से ज्यादा घमंडी है। रुको, कहीं ये वही लेजेंडरी वारिस तो नहीं? शोर मचा रही भीड़ अचानक कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह खामोश हो गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके या जवाब दे सके, क्योंकि इस साल 4 बड़े खानदानों ने खेल को और मुश्किल बनाने के लिए एक नया पागलपन भरा ट्विस्ट जोड़ा था। वो असली सबसे ताकतवर एलीट वारिस, जो आमतौर पर छिपे रहते थे, खुद को नए नए गरीब छात्रों के रूप में भेस बदलकर मैदान में उतार चुके थे। मैं बस एक मामूली सा सूटकेस घसीट रहा था, लेकिन भीड़ में खड़ा कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं सच में एक गरीब लड़का हूं जो अमीर बनने का नाटक कर रहा है, या फिर एक अरबपति वारिस जो सबको कुचलने के लिए जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहा है। मैंने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। मेरा चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे मुझे आसपास मौजूद किसी भी इंसान से कोई मतलब ही नहीं। मेरी नजर जहां भी पड़ती, वहां खड़े अमीर लड़के और बिगड़ी हुई लड़कियां अंदर तक कांप उठते। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक जम गई हो। कोई हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, सब इस डर में कि कहीं उस लेजेंडरी वारिस को नाराज न कर दे। ओह गॉड, ये आखिर है कौन? इसकी मौजूदगी ही डरावनी है। लेकिन हर कोई चुप नहीं रह सकता था। कुछ छात्रों को मेरा घमंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की तिलमिलाकर बोली, मुझे तो लगता है ये बस इस बार चुना गया कोई घटिया गरीब है, बस बाकी लोगों से थोड़ा अच्छा नाटक कर लेता है, बस इतना ही। और अगले ही पल मैं सीधे उसके सामने जा खड़ा हुआ। भीड़ की दहशत भरी निगाहों के सामने मैंने बिना एक पल गवाए अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुमने अभी क्या कहा? जरा फिर से बोलो, ठीक से सुनाई नहीं दिया। इतना कहने के बाद मैंने जेब से रुमाल निकाला और घिन से भरे चेहरे के साथ अपना हाथ पोंछ लिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं बिना कुछ कहे सीधे हाथ उठा दूंगा। तुरंत ही भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये क्या पागलपन है? वो दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में से एक की बेटी है, वे दाफू की बेटी, और इसने उसे मार दिया। एक आदमी किसी लड़की पर हाथ कैसे उठा सकता है? उसमें तो बस 2 बातें ही कही थी। ये तो बिल्कुल हद पार कर दी। थप्पड़ खाई अमीर लड़की अपने गाल को पकड़कर खड़ी थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। अपनी पूरी ऐशो आराम वाली जिंदगी में उसने कभी ऐसा अपमान नहीं झेला था। गुस्से से कांपते हुए उसने मेरी तरफ उंगली तानी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता भी है मेरा बाप कौन है? मेरे पापा वे दाफू हैं, दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर आदमियों में से एक। मुझसे पंगा लिया है?
अब तुम गए काम से। लेकिन मुझे उसकी धमकियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैं बस एक कदम आगे बढ़ा, उसे पार करके निकलने के लिए। वो जिसे हमेशा लोग सिर झुकाकर रास्ता देते थे, आज पहली बार किसी ने यूं नजरअंदाज किया था। अचानक वो झपटकर आगे आई और मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। यही रुक जाओ, किसने तुम्हें जाने की इजाजत दी? तभी अचानक टन की आवाज हुई। एक काला चिकना कार्ड जिस पर सुनहरे जटिल डिजाइन उकेरे हुए थे, जमीन पर गिर पड़ा। एक तेज नजर वाले छात्र ने तुरंत उसे देख लिया और हैरानी से चिल्लाया, अरे ये क्या है? सबकी नजरें उसी कार्ड पर टिक गईं। रुको, ये ब्लैक गोल्ड कार्ड है क्या? वही जो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही हैं। भीड़ में दहशत भरी सांसें गूंज उठीं। मेरे होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। चाल तो बिल्कुल परफेक्ट बैठी। नकली ब्लैक गोल्ड कार्ड बनवाने में जो दौलत उड़ाई, वो वसूल हो गई। मैंने सिर उठाया और घमंड से उस लड़के की तरफ इशारा किया जिसने पहले मेरे कपड़े फेंके थे, फिर जमीन पर पड़े कार्ड की तरफ दिखाते हुए कहा, तुम इसे उठा लो, अब ये तुम्हारा है। वो लड़का जैसे सदमे में जम गया। फिर उसके चेहरे पर अचानक ऐसी खुशी छा गई जैसे लॉटरी लग गई हो। भले ही मैं उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई भीख दे रहा हूं, लेकिन उसे जरा भी अपमान महसूस नहीं हुआ। उल्टा वो खुशामदी मुस्कान के साथ दौड़ता हुआ आया, मेरे पैरों के पास से कार्ड उठाया और दोनों हाथों से झुककर मुझे वापस देने लगा। इतना कीमती कार्ड अगर आप 100 बार भी दे, तब भी मैं इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप ही इसे संभाल कर रखिए। मैंने घिन से उसे देखा, फिर रूमाल से उस गंदे हो चुके कार्ड को पकड़ा और कलाई झटकते हुए उसे पास पड़े कूड़ेदान में सटीक फेंक दिया। अब ये कार्ड गंदा हो चुका है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? और जब किसी को चाहिए भी नहीं, तो कचरे में ही सही। वो छात्र जिसने पहले कार्ड पहचाना था, अपना सीना पकड़कर खड़ा रह गया। ओह मेरा दिल, ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड था, पूरी दुनिया में सिर्फ 3, और इसने ऐसे ही फेंक दिया। इसी बीच मेरे सामने खड़ा वही लड़का जिसने पहले कपड़े फेंके थे, घबराकर इधर उधर देखने लगा, जैसे दिमाग में कुछ हिसाब लगा रहा हो। वो पूरी तरह मान चुका था कि मैं कोई छुपा हुआ अरबपति वारिस हूं जो आम इंसान बनकर खेल रहा है। उसने सावधानी से सिर उठाया। हेलो क्लासमेट, मेरा नाम जैन रुई है। मेरा परिवार एक बड़ा होटल एम्पायर चलाता है। क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? ये वही सवाल था जो वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। मैं समझ गया, ये मेरा पहला असली टेस्ट था। अगर पास हुआ तो इस टेढ़े मेढ़े हाई सोसाइटी गेम में मेरी एंट्री पक्की, और अगर फेल हुआ तो सब खत्म। मैंने गहरी सांस ली, अंदर उठ रही घबराहट को दबाया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मैं कौन हूं ये जानने लायक तुम अभी बिल्कुल नहीं हो। तभी अचानक स्टूडेंट काउंसिल के लोग भीड़ चीरते हुए वहां आ पहुंचे। रास्ता दो, साइड हटो, जल्दी। वे सीधे मेरे सामने आकर रुक गए। मैं, जो उस वक्त भीड़ के बीच घिरा हुआ एक ठंडा और अलग थलग खड़ा था। तुम गुमोयान हो, सही है ना? फ्रेशमैन रजिस्ट्रेशन के लिए बस तुम ही आखिरी बचे हो जिन्होंने अभी तक चेक इन नहीं किया। जल्दी करो, मेरे साथ चलो। जैसे ही ये शब्द निकले, हमारे आसपास की भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। उसका सरनेम जी यूं है, कहीं वो वही टॉप टियर अमीर खानदान से तो नहीं जो सालों से लो प्रोफाइल रह रहा है? गु फैमिली का यंग मास्टर? मैंने सुना था कि यंग मास्टर गु इस साल ही देश वापस आया है। यकीन नहीं होता कि वो भी इस गेम में शामिल हो गया। स्कूल ने तो सच में इस बार सब कुछ दांव पर लगा दिया है। और वही लड़की जो कुछ पल पहले तक घमंड में चूर थी, अब चुपके से भीड़ के पीछे छिपने लगी, डर से कांपती हुई कि कहीं मैं उस पर कोई भयानक बदला न ले लूं। जंग रुई और भी ज्यादा मेरी खुशामद करने लगा। जल्दी से मेरे हाथ से सूटकेस छीनते हुए बोला, मैं आपका सामान उठा लेता हूं, इतनी छोटी सी चीज आप खुद कैसे उठा सकते हैं? बस मुझे करने दीजिए। और फिर अपने सीने पर हाथ मारकर वफादारी जताने लगा। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना उसकी तरफ दोबारा देखे सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन जब किसी की नजर मुझ पर नहीं थी, तो मैंने धीरे से राहत की सांस ली और इधर उधर खड़े अमीर बच्चों के चेहरों पर फैली हैरानी और डर को देखकर समझ गया, मेरा नए लौटे रहस्यमयी जीयू फैमिली के यंग मास्टर
वाला किरदार अब पूरी तरह जम चुका है। 3 महीने की मेहनत रंग लाई थी, क्योंकि इस स्कूल में हर कोई बेहद अमीर खानदान से था। एक छोटी सी गलती और मेरी असलियत तुरंत खुल जाती। इसलिए मैंने खुद को एक रहस्यमयी, ताकतवर खानदान का वारिस दिखाया, ताकि सब डरें, और विदेश से लौटा जीयू फैमिली का वारिस वाली पहचान मेरे लिए परफेक्ट कवर बन गई। खासकर क्योंकि देश में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कैंपस में चलता रहा। आलीशान बिल्डिंग्स की तरफ एक नजर तक नहीं डाली, जैसे ये सब मेरे लिए आम बात हो। और मेरी यही ठंडी घमंडी चाल सबको और यकीन दिला रही थी कि मैं सच में वही हूं। धीरे धीरे सबका व्यवहार और भी सम्मान भरा हो गया। तभी मैं एक शानदार महंगी विला के सामने रुका, हाथ उठाकर इशारा करते हुए बोला, जगह ठीक है, मैं यही रहूंगा। पास खड़ी एक लड़की हक्की बक्की रह गई। ये तो 4 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के वारिसों की विला है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? श्यांगरुई हिचकिचाते हुए बोला, मैं आपको इससे भी अच्छी जगह दिखा सकता हूं, क्यों ना हम कहीं और चलें? लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे विला के अंदर घुस गया। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये कमरा ठीक है, तुम इधर आओ, इसका सारा सामान बाहर फेंको, सब कुछ नया लाओ और जगह को साफ करवा दो। श्यांगरुई डर के मारे पसीने पसीने हो गया। ये कमरा ली शाओ का है, चारों में सबसे गुस्सैल। अगर वो लौट आया तो हम गए। मैंने ठंडी नजर से उसे घूरा। तुम किससे डर रहे हो? वो खुद को क्या साओ का एक पागल फैन गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोक लिया। पागल हो गया है क्या? उसका सरनेम गू है, मरना है क्या? वो वहीं जम गया और बस देखता रह गया जब ऊपर से ली शाओ का सामान एक एक करके खिड़की से बाहर फेंका जाने लगा, जोर की आवाज के साथ नीचे आंगन में गिरता हुआ, और भीड़ में हलचल मच गई। ये पागल हो गया है क्या? ये ली शाओ का सामान है। ऊपर श्यांगरुई ने बिना देर किए फोन मिलाया। हेलो, तुरंत लोगों को भेजो, यंग मास्टर ली के कमरे का सारा सामान बदल दो और पहले से भी बेहतर होना चाहिए। फिर वो नीचे झांक कर मेरी खुशामद करने लगा। मेरा सामान जल्दी से सेट हो गया और जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, बाहर की सारी निगाहें गायब हो गई। मेरा ठंडा चेहरा तुरंत ढह गया और मैं सीधे मुलायम बिस्तर पर गिर पड़ा। सीने पर हाथ रखकर लंबी सांस ली। बाल बाल बचा। पहला पड़ाव पार हो चुका था। इस पागल अमीरों के खेल में टिकने के लिए मैंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। सारे पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिए। इस स्कूल से मिले 1 लाख एडवांस से 3 महीने पहले एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। हर अमीर परिवार की जानकारी इकट्ठा कर करके नोटबुक में लिखी। हर छात्र की फैमिली, आदतें, स्वभाव सब कुछ रट लिया। खासकर 4 बड़े घरानों की पूरी जानकारी मुझे जुबानी याद थी। यहां तक कि मैंने एक संदिग्ध ऐप से 10 लाख का लोन भी लिया, क्योंकि मुझे साफ पता था यह खेल मेरे लिए या तो पूरी जीत है या पूरी बर्बादी। हारने का मतलब था जिंदगी भर कर्ज वसूलने वालों से भागना। मैं उठकर जेब से मां की फोटो निकाली, आंखों में गंभीरता उतर आई। इस बार मैं सिर्फ ये खेल जीतकर पैसा नहीं लूंगा, बल्कि इस समाज की सीढ़ी पार करके खुद एक असली एलीट बनूंगा। ताकत मिल गई तो मेरा अतीत कभी मुझे छू भी नहीं पाएगा। मैं अब वो इंसान नहीं रहूंगा जिसे सब रौंदते हैं। इस बार मैं सबसे ऊपर खड़ा होऊंगा। अगले दिन घंटी बजते ही मैं क्लास में दाखिल हुआ। दर्जनों नजरें मुझ पर टिक गईं, लेकिन मैंने सबको नजरअंदाज करते हुए वही ठंडी बेपरवाह चाल बनाए रखी और मेरे पास बैठने वाले सहपाठी जैसे ही मुझे अपनी ओर आते देखे, तुरंत घबराकर अपनी अपनी सीट छोड़कर दूर हट गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस दिखने में ही रईस, ठंडे स्वभाव वाले जीयू फैमिली के यंग मास्टर को जरा भी नाराज कर दे। भले ही मैंने कुछ खास नहीं किया था, फिर भी पूरी क्लास की जलती हुई नजरें लगातार मुझ पर ही टिकी रहीं। तभी अचानक 4 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक की वारिस टंग टंग सीधे आकर मेरे पास उसी ठंडे और अलग थलग बैठे लड़के के बगल में बैठ गई। पूरी क्लास सन्न रह गई। हर किसी के दिल में हैरानी और उलझन भर गई। कुछ तो मन ही मन सोचने लगे, इतनी ऊंची हैसियत वाली टंग टंग खुद चलकर किसी अनजान लड़के के पास क्यों आएगी?
कहीं वो उसकी असली पहचान सबके सामने खोलने तो नहीं आई। मैं उस वक्त सिर डेस्क पर रखकर सोने ही वाला था, लेकिन आसपास की फुसफुसाहट सुनते ही मेरा चेहरा एक पल के लिए जम सा गया। तंग तंग, चारों वारिसों में सबसे मासूम और सबसे सीधी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये तो मेरे लिए असली एलीट दुनिया में कदम रखने का सुनहरा मौका है। मैं सीधा बैठ गया, उसकी तरफ मुड़ा और खुद ही हाथ बढ़ाकर कहा, तंग तंग, मुझे तुम पसंद हो। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी क्लास में चीख पुकार मच गई। ये क्या हो रहा है? ये तो सीधा सीधा प्रपोज कर रहा है। तंग तंग मेरी तरफ देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। खिड़की से आती धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मेरे पहले से ही आकर्षक चेहरे को एक नरम चमक में ढकते हुए, जिससे मैं और भी रईस और भी चमकदार लग रहा था। तांग ने अपनी जिंदगी में कभी इतना दिल थाम लेने वाला लड़का नहीं देखा था। वो पहली ही नजर में मोहित हो गई। जो थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती थी, वो पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह ले ली एक शर्म से भरी घबराई हुई मुस्कान ने। ये खूबसूरत पल तुरंत कैमरे में कैद हुआ और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। उधर चारों बड़े सिंडिकेट्स के एक्सक्लूसिव वीआईपी लाउंज में चीहान, जो एक कस्टम लेदर सोफे पर पीछे टिके बैठा था, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। वो स्कूल के फोरम को ध्यान से देख रहा था, खासकर उस तस्वीर को जिसमें मैं और तांग तांग साथ नजर आ रहे थे। उसने कैजुअली कमेंट्स स्क्रॉल किए, लेकिन उसकी उंगली एक थ्रेड पर रुक गई, जहां गू फैमिली के यंग मास्टर की चर्चा हो रही थी। चीहान जो ने भौं उठाई। गू फैमिली का यंग मास्टर? स्कूल के पहले ही दिन तांग फैमिली की सबसे सख्त सुरक्षा में रहने वाली बेटी तांग तांग को प्रपोज कर रहा है। हिम्मत तो है इसमें, लेकिन मैंने इसे पहले कभी देखा क्यों नहीं? पास ही बैठी गोल्ड रिम वाले चश्मे में एक शालीन और परिपक्व लड़की लैंग यू जिन बेपरवाही से बोली, वो हमेशा से विदेश में रहा है, तुमने नहीं देखा? ये तो नॉर्मल है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? लैंग यू जिन ने यूं ही नजर उठाई और गलती से फोरम पर उस ठंडे खूबसूरत लड़के की तस्वीर पर उसकी नजर पड़ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन चेहरे पर ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चीहान, जो अब भी फोन में उस तस्वीर को घूर रहा था, उसे ये बात अजीब लग रही थी। इतने बड़े, सालों से छिपे हुए अमीर खानदान के बारे में बिल्कुल भी खबर ना होना नामुमकिन था। उसके चेहरे पर छाई उलझन ने पास बैठे ऊबे हुए ली शाओ की जिज्ञासा जगा दी। बिना एक पल गवाए वो झुककर चीहान जो के हाथ से फोन छीन लिया। वो खुद देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने हमेशा शांत रहने वाले चीहान जो को इतना हैरान कर दिया। चीहान जो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ली शाओ ने उसका फोन छीन लिया। ली शाओ कप का सोफे के दूसरी तरफ कूदकर बैठ चुका था। उसने फोन अनलॉक किया और उस ठंडे अलग थलग लड़के की तस्वीर पर जूम किया। खिड़की के पास बैठा, धूप में नहाया हुआ वो बेहद खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने भर गया और उसी पल ली शाओ का जबड़ा खुला का खुला रह गया। ये तो हद से ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा चेहरा, और मुझे आज तक इसके बारे में पता ही नहीं चला। चीहान जो ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। सही कह रहे हो, इतनी शक्ल वाला इंसान हमारे सर्कल में अनजान रह ही नहीं सकता। कहीं इसके पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं? तभी लैंग यू जिन ने अपने चश्मे को हल्का सा ऊपर करते हुए ठंडे लहजे में कहा, चीहां जो, तुम आजकल कुछ बदले बदले लग रहे हो। पहले तुम्हें ऐसी चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती थी। चीहां जो एक पल को चौंका, फिर तुरंत संभल गया। ऐसा है क्या? बस यूं ही टाइम पास के लिए सोच रहा था। लेकिन ली शाओ अब उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसकी नजरें फोन स्क्रीन पर जमी थीं। उंगलियां धीरे धीरे उस खूबसूरत चेहरे को छूती हुई सरक रही थीं और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। गू मोइन, ये खेल अब मजेदार होने वाला है। दोपहर होते ही सारे अमीर लड़के लड़कियां स्कूल के कैफेटेरिया में इकट्ठा हो गए। मैं हॉल के एक कोने में बैठा था। ट्रे में रखी स्टीम्ड ग्रुपर मछली को देखते ही मेरा चेहरा एक पल को जम गया, क्योंकि इस एलीट स्कूल का वो अनकहा नियम फिर सामने था। असली रईस सिर्फ मछली के गाल का चांद जैसा मांस खाते हैं, और जो पीठ से खाए वो तुरंत गरीब साबित होता है। ये था इस खेल का दूसरा टेस्ट,
जिसमें अनगिनत लोग पहले ही बेइज्जत होकर बाहर हो चुके थे। मैंने इसके लिए आधा महीना घर पर प्रैक्टिस की थी। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना जैसे ही मैंने अपनी चॉपस्टिक्स दाल वाले मांस की तरफ बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि आसपास की तीखी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। तभी टैंग टैंग अपनी ट्रे लेकर मेरे सामने आ बैठी। मुस्कुराते हुए बोली, गुमोइन, तुम्हें भी मछली पसंद है? कितना कंसिडेंस है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने ऊपर देखे बिना बस हल्का सा सिर हिला दिया। क्लास में जो प्रपोज हुआ था उसे मैंने मजाक बता दिया था। फिर भी टैंग टैंग मेरे पीछे पीछे ही लगी हुई थी। लगातार हाथ हिलाकर मुझसे बातें करती, अकेडमी की गॉसिप सुनाती रही। उसके उस हल्के फुल्के माहौल में मैं थोड़ा ढीला पड़ गया, और जैसे ही मैंने फिर से चॉपस्टिक्स बढ़ाई, वो अनजाने में मछली की पीठ की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल एक पल को रुक गया। चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया। सालों की आदत थी वो, गरीब होने की आदत। तभी टैंग टैंग ने तुरंत मुझे रोक लिया। बिना शक किए समझ गई कि मैं विदेश से आया हूं और नियम नहीं जानता। पीठ से मत खाओ, यहां एक अनलिखा नियम है। हम सिर्फ गाल का मांस खाते हैं, वरना लोग तुम्हें गरीब समझेंगे। मैं अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। अगर वो इतनी भोली ना होती तो मेरा राज यहीं खुल जाता। बिना पलक झपकाए मैंने तुरंत चॉपस्टिक्स का रुख बदला। गाल का मांस उठाकर मुंह में डाल लिया, धीरे धीरे चबाया, और फिर टैंग टैंग की तरफ एक हल्की ठंडी मुस्कान के साथ देखा।